इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आप देख रहे हैं नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। देश कोरोना संकट के दौर से गुजर रहा है। हालात सुधरने की जगह और बिगड़ रहे हैं। भारत में कोरोना के मामले 3 लाख का आंकड़ा पार करने के करीब है, जबकि अब तक 8,500 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़, जो कोरोना पर काबू पाने के लिए देश में मॉडल के रूप में उभरा था, वहां अब कोरोना ने जो रफ्तार पकड़ी है वो थमने का नाम नहीं ले रही। हर रोज 100 नए केस सामने आ रहे हैं और आंकड़ा 1500 को पार करने के काफी करीब पहुंच गया है। हालांकि कुछ राहत वाली बात यह है कि यहां मौतें सिर्फ 6 हुई है, लेकिन जिस तरह की स्थितियां हैं, आगे चलकर हालात बद से बदतर हो सकते हैं। वैसे भूपेश सरकार कोरोना पर काबू पाने में लगी हुई है। इधर कोरोना के बढ़ते कहर पर विपक्ष आक्रामक है। खैर, छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर कब थमेगा, इस गंभीर विषय पर विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही हम बात मध्य प्रदेश की भी करेंगे, जहां 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही बसपा भी कमर कस चुकी है। जहां जहां उपचुनाव होने हैं, उसमें कई सीटों पर बसपा का भी अच्छा खासा प्रभाव है। शिवपुरी की पोहरी की बात करें तो यहां बसपा को कम नहीं आंका जा सकता। बीते 3 चुनाव में लगातार मायावती के नेतृत्व वाली पार्टी ने अच्छे खासे मत हासिल किए हैं। दोनों प्रमुख दल के सियासी गणित को बिगाड़ने का काम भी किया है। हालांकि इस बार मामला उपचुनाव का है और बीजेपी सत्ता में काबिज है। ऐसे में राह केसरिया ब्रिगेड की आसान लग रही है, लेकिन अगर बसपा की ओर भी मतदाताओं का झुकाव रहा तो निश्चित तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के वोट पिछले चुनाव की तरह कम हो सकते हैं। खैर, यहां उपचुनाव कितना दिलचस्प हो सकता है, इस पर भी आज बात होगी, लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ करते हैं, जहां कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। लिहाजा पहले चर्चा कब थमेगा कहर के मुद्दे पर। तो कोरोना से देश के कई राज्य बेहाल है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और गुजरात का बुरा हाल है। हालांकि छत्तीसगढ़ की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में फिलहाल ज्यादा भयावह नहीं है। कोरोना से बेहाल राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़ टॉप 20 की लिस्ट से बाहर है। लेकिन प्रदेश में बीते कुछ दिनों में जिस तरह से कोरोना के केस बढ़े हैं, उससे देखकर यह कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में हालात बहुत ज्यादा खराब भी हो सकते हैं। कोरोना से निपटने के लिए भूपेश सरकार कितने कड़े प्रयास कर रही है, विपक्ष का उसे कितना साथ मिल रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, प्रदेश में कोरोना का कहर आखिर कब थमेगा। इस पर चर्चा शुरू करें, उसके पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। जिस छत्तीसगढ़ में एक समय में कोरोना का केवल 1 मरीज बचा था, वहां यह आंकड़ा 1,500 के करीब पहुंच गया है। अब हर रोज 100 की रफ्तार से मरीज बढ़ रहे हैं। राज्य में 1000 के करीब एक्टिव केस है, जबकि अब तक 6 की मौत हो चुकी है। प्रदेश में 50 मामले ऐसे हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। अब ऐसे में आने वाले दिनों में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। कोरोना के मौजूदा हालातों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्रियों की बैठक ली, जिसमें सरकार ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मिलकर हालात की समीक्षा की और बहुत ज्यादा सख्ती नहीं बरतने पर सहमति बनी। सरकार मान रही है कि लॉकडाउन बढ़ाने से ज्यादा नुकसान है और ये समाधान नहीं है। सिर्फ एहतियात बरतकर ही इससे निपटा जा सकता है। सरकार ने कोरोना को लेकर मास्क लगाना अनिवार्य किया है। जो मास्क नहीं लगाएगा उस पर जुर्माना लगेगा। एहतियात बरतना सबसे जरूरी है। तो ये मास्क इत्यादि है, इस पे हम लोगों ने काफी जोर दिया है कि सभी को मास्क पहनना इसको जरूरी कर देना चाहिए। कि हम लॉकडाउन करेंगे उससे कोरोना रुक जाएगा, ये हल नहीं है। बाकी निर्णय मुख्यमंत्री जी लेंगे उस बाबत। इधर विपक्ष ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जाहिर की है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि टेस्ट की रिपोर्ट 12 दिन के बाद आ रही है। इस दौरान लोग गांव और मोहल्लों में घूम रहे हैं। ऐसे में क्या हालात होने वाले हैं, इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है। हमारे सेंटर जो टेस्टिंग लैब है वो तैयार नहीं कर पाए। 60 दिन में कोई टेस्ट होने की फैसिलिटी नहीं बढ़ा पाए।
यदि आप ये 15 दिन का वेटिंग करोगे तो मरीज की संख्या अपने आप बढ़ेगी ही। अभी भी समय है, आप पूरी गंभीरता के साथ इसके खिलाफ चलें। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने मौजूदा सरकार को ये नसीहत दी है कि वो हालातों को गंभीरता से नहीं, हालांकि सरकार का दावा है कि कोरोना पर काबू पाने के लिए कड़े प्रयास हो रहे हैं। बहरहाल अब ये देखना है कि सियासी वार पलटवार के बीच कोरोना का मीटर जो फिलहाल हाई है वो आगे चलकर डाउन पड़ता है या फिर स्थिति और गंभीर होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो छत्तीसगढ़ में कब थमेगा कोरोना का कहर, इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता हैं राकेश गुप्ता जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं संजय श्रीवास्तव जी। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सामाजिक जी आवाज कम आ रही है जी, नमस्कार। आवाज कम आ रही जी जी। सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ डॉक्टर बिक्रम सिंघल जी हैं और भोपाल स्टूडियो से हमारे स्टेट हेड अनिल कुशवाहा जी हैं। आप दोनों लोगों का भी स्वागत है। पहले थोड़ा हम बिक्रम जी आपसे ही पक्ष विपक्ष की बात बाद में कर लेंगे, थोड़ा सा आपसे ही जानना चाह रहे हैं। हालांकि ये मुद्दा बड़ा गंभीर है, विषय भी बहुत गंभीर है और समस्या भी गंभीर है। ऐसी स्थिति में आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्या होना चाहिए? छत्तीसगढ़ एक समय मॉडल बन गया था, अब 1500 से ज्यादा आंकड़े पार रहे और आगे जो स्थिति लग रही है वो और आगे बढ़ेगी। कहां चूक हुई प्रशासन में? नहीं, मैं ये नहीं मानता कि कोई विशेष चूक, मुझे ऐसा नहीं लगता जी, क्योंकि देखिए अभी भी देश में जो कोरोना पॉजिटिविटी का आंकड़ा है वो तकरीबन 6% है जी, और यहाँ पे तकरीबन 1.5% है, 1/4 है जी। और मौत के आंकड़ों को भी देखा जाए तो जो देश में अब तकरीबन 3.5 से 4% का मृत्यु दर होता जा रहा है, छत्तीसगढ़ में ये अभी भी 1% के ही आसपास है, 1% से भी कम है जी। तो इस वजह से मैं ये तो नहीं कहूंगा कि प्रशासन में चूक है, लेकिन हम जानते हैं कि मजदूरों की वापसी के जो समय आया मई के अंत में, उसी के बाद पूरे देश में जो तेजी से उछाल आया है उसी का हिस्सा छत्तीसगढ़ भी रहा है। हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी तकरीबन 2.5 लाख प्रवासी मजदूर लौटे हैं जी। तो 2.5 लाख प्रवासी मजदूरों का देश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रदेशों से वापस आना एक बड़ा वजह बना और मुझे लगता है कि इसकी तैयारी होनी चाहिए। और टेस्ट के भी मामले में मेरे ख्याल से लगभग जैसे 52 लाख टेस्ट भारत में हुए हैं और 1 लाख टेस्ट छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ देश का लगभग 2% ही है। तो मुझे ये नहीं लगता कि टेस्ट के मामले में भी कोई विशेष फर्क है, लेकिन हाँ, जो असली बात है वो ये नहीं है कि ये आंकड़ा क्या है, क्योंकि देर सबेर ये आंकड़े को तो बढ़ना है, अधिकांश लोगों को संक्रमित होना ही है, इससे हम नहीं बच सकते जी। हम इसकी एहतियात किस तरह रख सकें, लोगों में इसके प्रति एक आतंक जो फैला हुआ है, जो भय का वातावरण है, उसको किस तरह से नियंत्रित करें, अर्थव्यवस्था को कैसे बचाएं और जो हमारा सामाजिक ताना बाना है जी, उसको बचाएं जी। मुझे ये भय लगता है कि कहीं कोरोना के जरिए जो अनटचेबिलिटी है जी, अस्पृश्यता है, उसकी सामाजिक वापसी ना हो जाए जी। मुझे ये डर लगता है कि कोरोना के कारण हम बहुत से हमारे सामाजिक नैतिक मूल्यों का तिरस्कार, पारिवारिक मूल्यों का तिरस्कार न शुरू कर दें जी। पारिवारिक मूल्यों का तिरस्कार का मतलब पहला चीज है, पारिवारिक मूल्यों का तिरस्कार का मतलब पारिवारिक बहुत हद तक हम देख रहे हैं कि परिवारों में मतलब लोग मृतकों के लाश ले जाने से मना कर दे रहे हैं पूरे देश में जी। मरीजों को अस्पतालों में छोड़ के चले जा रहे हैं जी। तो भय का ऐसा वातावरण जिसमें हमारे सामाजिक और पारिवारिक मूल्य नष्ट हो जाएं जी, उससे भी बड़े लिए मेरा ये मानना है जो कि हम जी 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 बोलिए। इसमें मेरा ये उसमें मेरा ये मानना है कि सबसे पहले लोगों को सच बताना बहुत जरूरी है, वरना इसी तरह भय और आतंक का माहौल बना रहेगा। अब जैसे कल हमें यह पता चल रहा है कि शायद चेन्नई में भी 200 मौतों का आंकड़ा छुपाया गया है, राष्ट्रीय मीडिया ये बता रहा है। हमने बीच में देखा कि दिल्ली ने अपना मौतों का आंकड़ा सुधारते हुए लगभग 200-250 मौत बढ़ाए यकायक। तो इस प्रकार और टेस्टिंग का भी जो पैटर्न है जो कि अभी तक सिर्फ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे ऊपर आधारित है, उसको बदलते हुए ऑन डिमांड टेस्टिंग की जरूरत है ताकि लोगों के भीतर ये भय का जो वातावरण है वो दूर हो सके। बिल्कुल, ये आपने वही सही कहा है। हालांकि इसके पहले भी मैं अनुरोध कर चुका हूं कि सामाजिक
बहिष्कार न होने लगे। जिसको कोरोना हो गया वो ठीक होकर के आ जाएगा, उसके बाद भी उसके और उसके परिवार को लोग एक तिरस्कार की भाव से न देखें, ये बहुत बड़ी समस्या बताई आपने। जी संजय जी, आपने विक्रम सिंघल जी को सुन लिया, किसी पार्टी से नहीं है वो, और बोल रहे हैं कोई भी चूक नहीं हुई है, किसी भी सरकार से चूक नहीं हुई है, क्योंकि ये अपने आप में बड़ी समस्या है कि ये होना ही था। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, आपने सुन भी लिया होगा। संजय जी, आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज आ रही है जी। आपने सुना भी होगा कि अभी तक टेस्टिंग की स्पीड बहुत धीमी है, टेस्टिंग जो टेस्ट होता है उसकी रिपोर्ट बहुत देर से आ रही है, आज कई तरह के आरोप लगाए हैं। अब क्या कहेंगे आप? देखो त्रिपाठी जी, कोरोना का जो संक्रमण है जी, वो पूरे विश्व में फैला हुआ है, देश में फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में फैला हुआ है जी, और जिस शहर के अंदर में मैं बैठा हूँ, रायपुर या आप भोपाल में होंगे जी, तो सभी जगह फैला हुआ है जी। अब इस कोरोना संक्रमण से हम सबको लड़ने की आवश्यकता है। प्रारंभिक तौर पर WHO की गाइडलाइन, फिर विभिन्न देशों की अपनी जो भी व्यवस्थाएं रही है, चाहे लॉकडाउन से संबंधित हो, चाहे अनलॉक जब हुआ, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं केंद्र और राज्य सरकार के बीच का जो सिस्टम है उसके आधार पर ये चीजें 2.5-3 महीने तक आगे बढ़ी जी। यदि हम विश्व की नजरों में देखें या पूरा एज ए होल यदि हम विश्व में देखें तो उस दृष्टिकोण से ये बात तो सामने आती है जी कि जब 50 सालों से हम लोग बात करते हैं कि एडवांस कंट्री है, तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे दूसरे देश हो, वो देश भी इससे जूझ रहे हैं, संक्रमण से जूझ रहे हैं, कारण कुछ भी हो। उस परिस्थितियों में यदि हम जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी देखें तो भारत देश के अंदर में भी एक सुरक्षित है, बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, जहां पर गरीब परिवार ज्यादा है, गरीबी है, तमाम प्रकार के स्लम्स एरिया रहते हैं, जहां पर कम्युनिटी स्प्रेडिंग भी हो सकती थी। इन सभी चीजों को यदि हम मिलकर यदि एक आंकड़े देखें तो एक संतुष्टिपूर्वक परिणाम कहा जा सकता है जी। लेकिन कोरोना आगे चलकर कहां तक पहुंचेगा, कोरोना को रोकने के लिए हम कितने सफल हुए असफल हुए, ये तकनीकी तौर पर या मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या जो भी विशेषज्ञ हैं उनके आधार पर हम किस स्थिति पे खड़े हैं, ये तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है जी। और आगे अभी चिंता ये है कि आगे महीने 2 महीने में जिस प्रकार के समाचार आते हैं, सुनने को मिलते हैं, तो एक चिंता का विषय आता है कि आखिर ये कैसे होगा जी। और इन परिस्थितियों में यदि हम संतुष्ट भी हो जाएं, यदि उन्होंने कहा या मैं कहूं तो ये भी शायद ठीक नहीं है जी। जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे कि नहीं बैठे मुझे नहीं मालूम, ये बैठे हैं, प्रत्यारोप का विषय नहीं है राकेश जी है, आपके जोड़ीदार आरती सिंह जी जरूर नहीं है जी। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है जी, नहीं कोरोना के संक्रमण में वो भी समझदार हो गए तो थोड़ा ठीक ही बात करेंगे, उम्मीद करता हूँ। नहीं राकेश गुप्ता जी है अच्छा, डॉक्टर राकेश गुप्ता है क्या? जी 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 जी। हाँ नहीं ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है त्रिपाठी जी, देखिए क्या हुआ ये छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से संख्याएं बहुत कम संख्या थी शुरू में, हाँ। और जिस तरीके से शासन प्रशासन का जो रुख जो व्यवहार सामने आया कि हमने कंट्रोल कर दिया, सब कुछ चीजें इस तरह की चीजें सामने आई, बहुत अच्छी बात थी, हम लोगों के लिए कोई प्रसन्नता थी। राजनीतिक विरोध हो सकता है लेकिन अच्छी बात थी कि छत्तीसगढ़ में संख्या कम है जी। लेकिन ये सभी को मालूम था कि पूरे देश के अंदर में लॉकडाउन है। लॉकडाउन के बाद में राज्य की सरकारों ने ट्रेनों की मांग की कि ट्रेनों के माध्यम से हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं वो हमारे राज्यों के अंदर में आ जाएं। महीना 1.5 महीने के बाद जो भी ट्रेनों को अनुमति मिली, प्रवासी श्रमिक आए, श्रमिकों के आने का जो सिलसिला था, जो बड़ी संख्या में सभी राज्यों में जाने का था, उसके बाद की कहानी ये होती है कि राज्यों को इन 1.5-2 महीनों के अंदर में जो समय मिला, इसमें अपनी तैयारियों को पूरा करना था जी। ये समझ कर कि ये गंभीर मामला है, शायद इस बात को समझने में सरकारें नाकाम रही, राज्य सरकार नाकाम रही। और प्रवासी मजदूर आने के बाद जो सीधे जो जिस तरीके से संक्रमण बढ़ा, तो अब राज्य सरकारें ये कहेंगी, छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ये कहेगी कि नहीं भैया वो तो श्रमिक आगे कारण हमारे यहाँ बढ़ गया। तो मुझे लगता है ये बातें ठीक नहीं है। आज आपको सबसे पहले इस बात की कोशिश करनी थी कि जो प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं उनका परीक्षण, टेस्टिंग ठीक तरीके से हो जाए, क्वारंटाइन जिस तक ठीक तरीके से हो जाए, उसके बाद ही उनको घर तक पहुंचाए, ताकि इस तरह का जो कोरोना संक्रमण जो आज हर जगह चर्चा का विषय है कि प्रवासी श्रमिक के कारण हुआ, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। तो मुझे लगता है गलती किसी की हो या ना हो, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं था, लेकिन हमको कहीं ना कहीं संवेदनशीलता के साथ में ये सब चीजों की व्यवस्था करनी थी, जिसमें मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक असफलता, कहीं न कहीं इसमें कमजोरी दिखाई दी। अब हम 6%, 3%, 2% में सुन रहा था, यदि वैसी हम बात करें
तो आज दूसरे जो राज्य हैं उनकी यदि हम पॉपुलेशन की बात करें कितनी है, हमारा छोटा राज्य, हमारे यहाँ क्या कंट्रोल होना था, मैं इस आंकड़ेबाजी में नहीं जाना चाहता। लेकिन जिस तेजी से छत्तीसगढ़ में भी संक्रमण बढ़ा है, तो चूक कहाँ हुई है? चिंता का विषय बना। संजय जी, चूक कहाँ हुई है? एक दूसरा, आपने कहा कि राज्य सरकारें समझ नहीं पाई इसकी गंभीरता को, तो वो कौन सी राज्य सरकारें हैं? सभी राज्य सरकारें हैं या 2 ही 3? पंजाब है, दिल्ली है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, 3 ही 4 है? देखिए त्रिपाठी जी, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है हम सब लोगों का कोरोना के मामले में। कहीं कोई राजनीति का विषय नहीं है कि हम चुनकर कांग्रेस की सरकारों पर आरोप लगाएं। लेकिन चूंकि मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूं, छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार की प्रतिदिन की, प्रति घंटे की उनकी कार्यप्रणाली को हम देखते हैं। 3 महीनों से आरोप प्रत्यारोप का दौर, उस पर नहीं जाना चाहता था, बड़ा लंबा समय लगेगा। पत्र के माध्यम से ये है केंद्र सरकार पर आरोप लगाना, हम बहुत अच्छी स्थिति में थे कि 3 ही बचे हैं, फिर हमने विज्ञापन छपवा लिया कि हम बहुत अच्छी स्थिति में। ये सब मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन कर भी रहे हैं और नहीं भी करना चाह रहे हैं। जिस तेजी से बढ़ा, देखिए आपको मालूम था कि आपके लोग आएंगे, आप उनको रोक नहीं सकते। कितने दिन रोकेंगे आप? तो वही तो आप पूछ रहा हूं, चूक कहाँ हुई? कहीं न कहीं परीक्षण और टेस्टिंग किट्स, हॉस्पिटल्स, उसके बाद क्वारंटाइन। अब ये मुझे कहने में फिर खराब लगता है, बार बार कहना पड़ता है कि छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर क्वारंटाइन सेंटर में आत्महत्या हुई है, जहां पर क्वारंटाइन सेंटर में आत्महत्या हुई है, क्वारंटाइन सेंटर के अंदर में सांप काटा है, क्वारंटाइन के अंदर में लोग भागकर चले गए हैं, क्वारंटाइन सेंटर के 50-50 लोग जाकर गांव के तालाब में नहा लेते हैं, उसमें से 20 संक्रमित निकल जाते हैं, गांवों के अंदर में हाहाकार मच जाता है। ये पहला सा राज्य है। तो ये नियंत्रण कौन करेगा? केंद्र की सरकार नहीं करेगी, ये नियंत्रण राज्य सरकारों को करना था। और अभी जिस तरीके से स्थिति है कि थक गया है प्रशासन, ऐसा लग रहा है, अभी तो बड़ी चुनौती हो सकता है सामने आए, क्योंकि इस बात की पुष्टि बार बार स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ पे अन्य जो मंत्री और मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात को नकार रहे थे कि ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी, हमारे यहाँ कंट्रोल में है। तो मुझे लगता है सरकार की दिशा भी अलग अलग थी और समन्वय भी नहीं था। यदि इस बात को समन्वय के साथ में इसकी तैयारी करते तो मुझे लगता और भी बेहतर परिणाम होते। जी, राकेश से पूछ रहे थे, आपने कहा ऐसे माहौल में जब थोड़ा बहुत पानी गिर जाता है संजय जी, तो सांप घरों में भी घुस के काटते हैं। हमको और आपको मालूम है क्वारंटाइन सेंटर है, सांप को थोड़ी मालूम है कि हम क्वारंटाइन सेंटर में नहीं जाएंगे। तो अगर 1-2 इस तरह की घटनाएं सांप काटने से हो गई, और क्वारंटाइन सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों में भी है क्वारंटाइन सेंटर, और मैंने पता किया उन्हीं क्षेत्रों में सांप ने डसा है 1-2 लोगों को। जी 12-15 घटनाएं जिसका उल्लेख कर सकता हूं, लेकिन अभी समय नहीं है। जी चलिए, राकेश जी आप डॉक्टर भी हैं। संजय जी ने बहुत रिस्पेक्ट के साथ कहा कि राजनीतिक बात मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन पूरी राजनीति की बातें आई हैं। सामंजस्य की कहीं कमी थी, तैयारी की कहीं कमी थी, और बिल्कुल उनका, अगर विपक्ष में होने के नाते अगर ये बात उठा रहे हैं कि आत्महत्या क्वारंटाइन सेंटर अगर आपने बनाया है तो सरकार के अधीनस्थ हो जाता है, और सरकार के अधीनस्थ जब इस तरह की कोई घटना होती है, सांप काट ले, आत्महत्या कर ले, अगर उनको छोड़ दिया जाता है, तालाब में जाके नहा लेते हैं, स्विमिंग पूल अभी तक बंद है, सरकार ने स्विमिंग पूल बंद कर रखा, तो वहां ऐसी क्या व्यवस्था हो गई, अब व्यवस्था हो गई कि इस तरह की घटनाएं हुई और विपक्ष को बोलने का मौका मिला। और ये बात भी सही है कि जब मजदूर आ रहे थे तो सबको मालूम था कि ये कोरोना कैरियर है, बहुत सारे उसमें होंगे, 10 से 15% कोरोना कैरियर थे। तो व्यवस्था ही सरकार का काम है, व्यवस्था ही करना। इस महामारी को सरकार नहीं रोक पाएगी, न मोदी सरकार, न भूपेश सरकार, न अन्य कोई सरकार, लेकिन अगर व्यवस्थाएं सही रहेगी तो निश्चित तौर पे इस पे ब्रेक लगाया जा सकता है, इसकी चैन को तोड़ा जा सकता है। राकेश जी देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बहुत विनम्रता पूर्वक यह कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ सरकार के सामंजस्य और तैयारी का ही नतीजा था कि इतने लंबे समय बाद एक ग्राफ में उछाल आया। जहां तक पूरी छत्तीसगढ़ सरकार है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ, संवेदनशीलता के साथ और सामाजिक दायित्व निभाते हुए उसने न केवल छत्तीसगढ़ के रहवासियों के बल्कि आने वाले जो हमारे छत्तीसगढ़ी भाई थे उनको अधिक से अधिक संख्या में क्वारंटाइन सेंटर में रुकवाया। एक बात मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं कि जो मजदूर, छत्तीसगढ़ की सरकार पहली सरकार थी, जो मजदूर यहां से गुजर के अपने राज्यों में छत्तीसगढ़ से होकर जा रहे थे, उनकी पूरी व्यवस्था की, उनको बॉर्डर में छोड़ने की व्यवस्था की, उनके भोजन और उतने दिन रुकने की व्यवस्था की। ये सारी राज्य सरकारों ने किया साहब, नहीं किया केवल राकेश जी, सारी राज्य सरकारों ने किया है।
नहीं जी जी नहीं जी, सबसे पहले छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया, उसके बाद दूसरी सरकारों ने किया। ये छत्तीसगढ़ पहली सरकार थी जिसने अपने बॉर्डर में मजदूरों को लाके दूसरे राज्यों के बॉर्डर में, आप रिकॉर्ड निकाल के देख सकते हैं, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह सकता जो रिकॉर्ड में मौजूद ना हो। दूसरी बात ये कि जितनी संख्या में सामाजिक सुरक्षा का भान करते जो मजदूर आए, 1,40,000 का एक आंकड़ा हमने सोच के रखा था, लेकिन चूंकि सामाजिक सुरक्षा और मनरेगा की व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार ने इतनी मजबूत की, जो हमारे मजदूर भाई बहुत लंबे समय तक खाने पीने के लिए दूसरे प्रदेशों में गए थे, वो आंकड़ा आज 2,40,000 है। क्वारंटाइन सेंटर आपने कहा 1,40,000 भवन, पंचायत भवन, राकेश जी आपने कहा 1,40,000 आपका आकलन था जी हैं, और आ गए 2.5 लाख, तो क्या दूसरे राज्यों से आ गए? छत्तीसगढ़ के ही पलायन करके गए होंगे, वही आए हैं ना? नहीं जी, देखिए क्या है, मैं आपको इसका गणित समझाता हूँ। 1,40,000 ऐसे मजदूर थे जो हर वर्ष जाते हैं दूसरे राज्यों में कमाने खाने, लेकिन कुछ मजदूर भाई या परिवार ऐसे होते हैं जो लंबे समय बाद आते हैं, लेकिन चूंकि उद्योग बंद हो गए, खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं हो सकी, तो वो मजदूर भाई भी आए जो पिछले 2-3 सालों से अपने गांव में नहीं आए थे। मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा और रोजगार देने वाला छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा राज्य है, और आज की तारीख में करीब 20 से 22 लाख मजदूर गांवों में काम कर रहे हैं। यदि कृषि कार्यों से छत्तीसगढ़ को जोड़ा गया मनरेगा को, तो मेरा दावा है कि छत्तीसगढ़ एक मॉडल बनेगा मनरेगा के लिए। राकेश जी, हम रोजगार के सब्जेक्ट नहीं है, रोजगार देगा। अब जी रोजगार का सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट आज ये है कि आखिर कोरोना संक्रमण क्यों बढ़ रहा है, कोरोना के बेरोजगारी पैदा कर रहा है। सब्जेक्ट ये है राकेश जी, कोरोना के मामले क्यों बढ़ रहे हैं, 12 दिन बाद रिपोर्ट क्यों आ रही है, देखिए क्वारंटाइन सेंटर में सही व्यवस्था क्यों नहीं है, ये सब्जेक्ट है। देखिए पूरे देश में टेस्टिंग की फैसिलिटी कम है, टेस्टिंग किट कम है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो व्यवस्था है क्वारंटाइन सेंटर में सैंपलिंग का स्तर बहुत अच्छा है। आप यदि समझते हैं कि टेस्टिंग दूसरे राज्यों में हो रही है, दिल्ली में हो रही है, तो ये आंकड़ा आपके पास गलत है। टेस्टिंग की फैसिलिटी, टेस्टिंग किट पूरे देश में कमी है, चूंकि ये विदेश से आती है या फिर बहुत कम संख्या में बन रही, या बहुत ज्यादा मरीज मिल रहे हैं, इसलिए टेस्टिंग किट कम पड़ गई। आप जो ये समझ रहे हैं कि केवल कोरोना संक्रमण से लड़ना है, मुझे लगता है वो एक पक्ष दिख रहे हैं। हमें न केवल कोरोना संक्रमण से लड़ना है, बल्कि उन लोगों के रोजगार और उनके खान पान की भी व्यवस्था करनी है, ताकि आने वाले दिनों में किसी प्रकार के अवसाद की स्थिति नहीं आए कि कोरोना संक्रमित मरीज के परिवारों का क्या होगा। जो सामाजिक सोच होती है वो उभय पक्षी होती है, और बहुत सारे एस्पेक्ट उसमें होते हैं जिसमें छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार सफल रही। हमें केवल कोरोना संक्रमण से नहीं लड़ना, ये एक पक्षी सोच है। यहाँ पर जिस प्रकार के मरीज मिल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है, केवल मिनिमम लक्षणों वाली या मॉडरेट लक्षणों वाली, और जो पहले से बीमारी के साथ ग्रसित मरीज है, वो बिल्कुल ये सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार ने त्रिस्तरीय व्यवस्था कर रही है। मुझे लगता है कि कहीं किसी प्रकार ये सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार ने त्रिस्तरीय व्यवस्था पूरे नेशनल गाइडलाइन है जी, तो ये सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार ने गाइडलाइन है, उसका फॉलो किया जा रहा है। ये व्यवस्था सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार नहीं, बाकी सरकार ने नेशनल गाइडलाइन का पालन किया जी। हम लोग नेशनल गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जितनी स्थिरता बना के रखी है, वो संक्रमण को टैकल करने के लिए सामाजिक अनुशासन जितना छत्तीसगढ़ में है, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ इसमें मॉडल बन के उभरेगा। हमें सामाजिक शारीरिक दूरी बनानी है, मास्क पहनना है, और जो लॉकडाउन का अनुशासन का पालन छत्तीसगढ़ में हुआ वो शायद कम राज्यों में हुआ है। यहाँ पर आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले एक सरपंच जी का वीडियो वायरल हुआ था। राकेश जी, आज आप मास्क कंपलसरी आज कर रहे हैं, लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। राकेश जी, आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ गाइडलाइन का आज मास्क पहनना कंफर्म किया, छत्तीसगढ़ में कंपलसरी किया आपने। आज मीटिंग हुई है, आज डिसीजन हुआ छत्तीसगढ़ में। चलिए, एक बार कई तकनीकी कारणों से अब उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक बार फिर से विक्रम सिंघल जी। राकेश जी जितना कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने
ये किया, छत्तीसगढ़ सरकार ने ये बेहतर किया है, जिसके कारण वो टॉप 20 में नहीं 22वें नंबर पे है। लेकिन जिस तरह से ग्राफ उनका 22 ऊपर से नीचे खिसकते आ रहे हैं, 22 से और नीचे, अब हम नहीं चाहते हैं, ईश्वर न करे कि वो नीचे आए, बल्कि और ऊपर जाएं, 30वें नंबर 35वें नंबर पे पहुंचे। लेकिन कितना गाइडलाइन का पालन हुआ है और कितनी भूपेश सरकार इसमें सफल रही है? देखिए, गाइडलाइन का पालन तो मुझे लगता है कि गाइडलाइन क्रमशः लगभग सभी राज्यों ने किया है जी, समाज और जनता, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो विशेष बात रही यहाँ की कि हमारे पास हमारे होम ग्रोन पेशेंट्स बहुत कम हैं जी। हमारे मैक्सिमम जो पेशेंट्स मिले हैं वो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के साथ आए हैं, बाहर से आए हैं। इस वजह से इनके ऊपर सीधा नियंत्रण राज्य सरकार उस तरह से नहीं कर सकती थी जी। लेकिन मेरा अभी भी यह कहना है कि कोरोना संक्रमण उनकी संख्या से नहीं गिनी जा सकती जी, क्योंकि देर सबेर हम सबको इससे संक्रमित होना ही होगा जी। ये आप डरा रहे हैं? इससे हम बहुत ज्यादा दिनों तक, हमें इसकी एहतियात, इसकी जन जागरूकता और इसके साथ हमारी आर्थिक और सामाजिक ढांचा को बचाने की तैयारी जी, वो सरकार का प्रमुख दायित्व है। वो उस दायित्व में कितना सफल हो रही भूपेश सरकार? और अभी अब सफलता तो अब कोरोना संक्रमण में इन बात ये दूरगामी लक्षण है जी। इसमें कोशिशें, हाँ मैं ये मानता हूं कि राज्य सरकार ने एक कोशिश जरूर की, जैसे कि डॉक्टर राकेश गुप्ता नरेगा की बात कर रहे थे, मनरेगा की बात कर रहे थे जी। तो हाँ ये बात सही है कि इन्होंने लगभग 80% मनरेगा का टारगेट 2 महीनों में पूरा कर लिया जी। तो ये वाकई एक सोच है। लेकिन इसके साथ जो दूसरी बड़ी चीज है जी, कि एक जन जागरूकता अभियान की बहुत बड़ी जरूरत है जी। और इसके साथ आपके सामाजिक ताना बाने को बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। छत्तीसगढ़ एक ग्रामीण राज्य है, एक आदिवासी राज्य है। एक ग्रामीण और आदिवासी राज्य की जरूरतें, उसकी सामाजिक ताना बाना बहुत अलग है। ये नेशनल गाइडलाइन से पूरी तरह से नहीं चल सकता जी जी। संजय जी, नेशनल गाइडलाइन, एक स्पेशल गाइडलाइन बनाने की जरूरत है जी। संजय जी, स्पेशल गाइडलाइन बनाने की जरूरत है। राज्य सरकार बार बार यही कह रही है कि भाई हम अपनी गाइडलाइन बनाएंगे, अपनी तरह से चलेंगे। लेकिन आप स्काइप में अब मत आइए, स्टूडियो आ जाइए, करिए। बोल दिया है विक्रम जी ने कि सबको संक्रमित होना है, तो इसलिए आप घर में मत बैठिए, निकलिए, जल्दी संक्रमित हो जाइए, जल्दी ठीक हो जाइए जी। लेकिन राकेश जी ने ये आपने सुना ही होगा कि जितना सफलता के साथ इससे निपटने के लिए भूपेश सरकार ने काम किया है, उतनी अन्य राज्यों की सरकारें नहीं काम कर पाई, ये राकेश जी कह रहे हैं। देखिए त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो संक्रमण का जो विषय आपने कहा कि हम लोग भी एक हफ्ते पहले तक स्टूडियो में जा ही रहे थे जी। बीच में जरूर एक मीडिया संस्थान ने इस तरह की जो खबरें हैं, इस वजह से सब लोगों ने एक आध हफ्ते के लिए इससे बैन लगाया। और आप त्रिपाठी की संक्रमित, आप बिल्कुल चिंता मत करिए जी। कहीं संक्रमण नहीं आने वाला है जी। विक्रम जी तो डरा रहे हैं। नहीं, डरा नहीं रहे, वो आपको सचेत कर रहे हैं जी। और हम लोग भी भूपेश बघेल की सरकार को यही सचेत ही कर रहे हैं जी। तो सबसे पहले ये विषय है कि देखिए, इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है जी कि सरकार ने 1.5 वर्षों में एक ही चीज को सीखा है। और जो आपने लगातार अभी भी देखा डिबेट में या पहले भी देखा होगा अन्य प्रवक्ताओं के माध्यम से जी, कि जो चीजें हो रही हो वो हमने ही किया है, बाकी किसी ने नहीं किया जी। हमने ही सब कुछ किया है, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया है। ये लगातार 1.5 वर्षों में कांग्रेस के प्रवक्ता हमेशा तक कहते रहे। आप 15 साल तक आप कहते रहे, अब वो कह रहे हैं। सर मैं पूरी कर लूं बात जी। 15 और 1.5 वर्ष में जरा समय लगा लेते तो बाद में कहते हैं तो 15 महीने में कहने लगे सर जी जी जी। ठीक है। दूसरा विषय ये है कि नेशनल गाइडलाइन जो है उसको एक्सेप्ट करें नहीं करें वो ठीक है, वो तो वाद विवाद चलता रहा जी। और स्पेशल गाइडलाइन बनाए ना सरकार, कौन मना कर रहा है जी। स्पेशल गाइडलाइन बनाए, उसके अनुसार काम करे, लेकिन जो मूल आवश्यकताएं हैं गाइडलाइन की, जो मूल चीजों को करना है जी। केवल नेशनल, यदि केंद्र सरकार ने कहा इसलिए हम नहीं करेंगे, जो नेचर छत्तीसगढ़ की सरकार का 1.5 वर्षों से रहा है, जिसके कारण नुकसान भी हो रहा है, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। आप स्पेशल गाइडलाइन करें। लेकिन जो मैंने सवाल 2-3 उठाए थे कि बहुत ही सामान्य सी चीजें थी कि प्रवासी मजदूर आना है, क्वारंटाइन सेंटर ठीक करिए, वही तो पहला स्टेशन है जहाँ पे जांच होगा, कुछ गड़बड़ होगा तो क्वारंटाइन करेंगे। यदि आप पहले ही सीढ़ी को, पहले ही घर को आप मजबूत नहीं कर पाए इतने दिनों में, तो आप अस्पताल के अंदर में क्या व्यवस्था करेंगे? आखिर बेड यदि
भगवान करे न करे कहीं दिक्कत ना हो, तो अस्पतालों की बेडों की बात करें, बेड में कैसे सुविधा होगी, ये सब चीजों को कहीं न कहीं सरकार को समझने की आवश्यकता है। एक दो विषय और जो थोड़ा सा हटकर, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी तो हमारे बहुत ही सीनियर हैं, सम्मानी हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा कि सामाजिक सरोकार की बात, मनरेगा की बात हो रही है। मनरेगा में हमने दे दिया, बाकी तमाम प्रकार के कामों को बंद कर दिया। 150 दिनों का हमने रोजगार देने की बात है। और वैसे भी निश्चित रूप से ये केंद्र सरकार का फंड है, आपको मालूम है, केंद्र सरकार देगी तो ये मनरेगा है, पैसा देना है, इस प्रकार का है। लेकिन 15 वर्षों में जो पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में, गांव अंचलों के अंदर में जो काम होते थे, नदी नालों से लेकर स्कूल बिल्डिंग से लेकर तमाम प्रकार के विकास के कार्य जो साल भर चलते थे, वो तमाम प्रकार के काम 1.5 वर्ष में बंद है। ये मेरी चुनौती की कोई बता दे चलकर कि यहाँ पर काम, अतिरिक्त काम हो रहा है। और इसीलिए भूपेश बघेल जी की सरकार को यही नहीं मालूम है, जो गणित डॉक्टर राकेश गुप्ता जी समझा रहे थे, ये पहले दिन से हल्ला कर रहे थे कि 1.25 लाख आएंगे। इनके पास संख्या नहीं है मजदूरों की। जब पलायन होता है गांवों के अंदर में, सब मुनादी होती है, संख्या वहां पर निर्धारित होती। जी संजय जी, तकनीकी कारणों से हम आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। आप लोगों ने नहीं रखी संख्या। जी संजय जी, ये संख्या भी यहाँ पर दर्ज नहीं है। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये जिम्मेदारी दी है कि सरकार संवेदनशील हो, और कल यहाँ पर छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट ने इनको स्पष्ट रूप से कहा है, जो निर्माणी श्रमिकों ने एक PIL लगाई थी, PIL में स्पष्ट रूप से कहा है कि आपको मजदूरों की सुरक्षा करना है, मजदूरों को रोजगार दिलाना है। और जो केंद्र की सरकार ने कहा था कि सभी मजदूरों को 1000 रुपए 2000 रुपए देने का जो विषय था, 17 राज्यों ने श्रमिकों के खातों में पैसा डाला, लेकिन दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ की सरकार ने 1 रुपए भी मजदूरों के खातों में अभी तक नहीं डाला है। जबकि केंद्रीय श्रम मंत्री ने यह भी कहा कि कर्मकार मंडल के जो पैसे 350-400 करोड़ रुपए के खाते में आज तक पड़े हैं, लेकिन ये पैसा बचा कर रख रहे हैं, लेकिन उन्होंने श्रमिकों के खाते में 1 रुपए जमा नहीं किया। इसलिए कहना अलग विषय है, करना अलग विषय है। इसलिए सरकार करे, केवल बातचीत नहीं करे। मुझे लगता है 1.5 वर्षों में केवल बातचीत करने का काम इन्होंने किया है। धरातल पर कोरोना में सरकार ने कहीं कोई काम नहीं किया। जी राकेश जी, बात केवल न करिए, काम भी करिए, ऐसा संजय जी कह रहे हैं। संक्षेप में समय हमारा समाप्त हो रहा है, फिर अनिल जी की टिप्पणी भी लेनी है। जी राकेश जी। जी देखिए, जो भी काम है वो कोरोना संक्रमण से लड़ने का या सामाजिक सुरक्षा देने का, वो छत्तीसगढ़ सरकार अपना नैतिक और पालक के समान दायित्व समझ के कर रही है। संजय जी ने बार बार कहा है राजनीति करने का विषय नहीं है, लेकिन लुके छुपे तो राजनीति हो ही रही है। ये समझ जरूरी है कि हम लोग एक साथ खड़े हों, अपना नैतिक दायित्व समझें, और आने वाले समय में कोरोना संक्रमण जल्दी से जल्दी छत्तीसगढ़ में काबू हो, लोगों में जो अवसाद की स्थिति है वो समाप्त हो, और अपने अपने सामाजिक और पारिवारिक कार्यों में सब लगे, ऐसा मेरा निवेदन है। जी चलिए संजय जी, जैसे मचे हुए राजनीतिज्ञ को आप कुछ तो समझ गए, डॉक्टर होते हुए आप अपने क्षेत्र के निपुण हैं, लेकिन राजनीति में आने के बाद ही समझने लगे कि लुके छुपे ही कह रहे हैं, अरे सीधे कह रहे हैं। जी अनिल जी, आपकी टिप्पणी इस पूरे मुद्दे पे। देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते, लेकिन मुझे लगता है ये समय छत्तीसगढ़ में बड़ा खतरा इस बात का है कि जो 50 जो मरीज, जो 100 मरीज एक साथ, हाँ 50 जो है, जो सॉर्ट आउट किए गए हैं, ये ऐसे वो मरीज हैं जिनका ना कोई ट्रेवल हिस्ट्री है, ना कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है। यानी कि इशारा उस तरफ है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन, और ये कोरोना संक्रमण का तीसरा जो स्टेज कहते हैं, उस ओर इशारा कर रहा है। अगर इस तीसरे स्टेज में अगर छत्तीसगढ़ चला जाता है तो 4th स्टेज में जाने से रोकना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि 4th स्टेज सीधे कहती है कि स्थानीय स्तर पर इस संक्रमण को महामारी के तौर पर फैलना। तो ऐसे में सरकार को और अलर्ट होकर काम करना होगा, और खास तौर से जो टेस्टिंग रिपोर्ट है, बाकी राज्यों में 3 दिन 4 दिन में रिपोर्ट आने लगी है, अगर छत्तीसगढ़ में 12 दिन लग रहे हैं तो इससे सॉर्ट आउट करने में और दिक्कत प्रशासन को हो सकती है, सरकार को हो सकती है। चलिए संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े आप। जी स्वस्थ रहें आप। जी आप भी स्वस्थ रहें, लेकिन विक्रम जी सीधे मत बोलिए, थोड़ा घुमा के बोलिए, बहुत सारे जो दर्शक हमारे होंगे डर गए होंगे। चले कि कहीं ऐसा ना हो इनका प्रोग्राम देखें तो हमें टीवी से निकल के आ जाए। चलिए विक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी, राकेश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में अब हर रोज 100 नए केस मिल रहे हैं, जो शासन प्रशासन के लिए बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि इस दौरान मरीज स्वस्थ होकर घर भी जा रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या में बहुत अधिक नहीं है।
राज्य में अभी 1400 के करीब कुल केस हैं, जिसमें 1000 के आसपास सक्रिय मामले हैं। अगर इसी तरह संक्रमण का दायरा बढ़ता रहा तो फिर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के लिए कोरोना पर काबू पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखा जाए तो ये दौर बड़ा मुसीबतों के साथ चुनौतियों से भरा है। ऐसे में विपक्ष को भी चाहिए कि वो कोरोना काल में सियासत छोड़कर सरकार का साथ दे और सरकार भी वार पर पलटवार करने के बजाय सबको साथ लेकर चले, ताकि कोरोना के कहर को कुछ कम किया जाए। लेकिन अगर राजनीति यूं ही चलती रही, बहस इसी तरह होती रही, तो फिर कोरोना का ग्राफ बढ़ना तय है।